सुनो विजय, आज ये सही मौका है। अगर मुखिया को दवा में जहर मिलाकर दे दिया जाए तो उसका सारा धन हमारा हो सकता है। इसमें तुम्हारी क्या राय है? हाँ रतन, मुझे भी यही लगता है कि रोज रोज उसके तलवे चाटने से अच्छा है एक दिन कष्ट करके उसको इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाए और हम दोनों आपस में सारे धन का बंटवारा कर लेंगे। मैं तैयार हूँ, बस तुम बताओ उसे कब मारना है। पिताजी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि ऐसे दूसरों के खेत में मजदूरी करें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही लूंगा। देखो बेटा, किसी भी इंसान का दिल नहीं करता कि वो मजदूरी करे, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो बेचारा मजबूरन उस काम को करता है। अगर हमारी ऐसी हालत नहीं आती तो क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई ऐसे बीच में छुड़वाता? मेरा सपना था कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो ताकि इस भोले भाले गांव वालों की मदद कर सको, लेकिन शायद वो मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। इतना कहकर दोनों लोग खेत की जुताई करने लगते हैं। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इंसान को भी अपने आगे झुका कर रख देती है। लेकिन आर्यन एक ऐसा लड़का था जो अपनी गरीबी को मिटाना चाहता था, लेकिन बेचारा अपने हालात के आगे मजबूर था। समय बीत जाता है और दुर्भाग्य देखो, रामदीन की मृत्यु हो जाती है। आर्यन पहले ही गरीबी से लड़ रहा था, लेकिन अब उस पर एक और नया संकट आ चुका था। वाह भगवान वाह, क्या आपकी लीला है। एक मुसीबत हटी नहीं कि दूसरी मुसीबत सिर पर लाद दी। सिसकते हुए, पिताजी आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला क्या करूंगा पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब आर्यन के पास कोई पैसा और राशन नहीं बचा था। उसकी मजबूरी थी कि पेट पालने के लिए खेतों में काम करे, लेकिन आर्यन तेज था, वो कुछ नया करने का सोचता है। अब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अगर पिताजी के कहे अनुसार सिर्फ खेती की तो कभी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि बचपन से पिताजी खेती ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक पक्का घर भी नहीं बनाया। आखिर मैं क्या बिजनेस करूं जिसमें लोग दिलचस्पी लें और धंधा अच्छा चले। अचानक एक विचार आते हुए, क्यों ना पिताजी का सपना पूरा किया जाए। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर गाँव वालों की मदद करूं। पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई, लेकिन लोगों की मदद तो कर ही सकता हूं। इस गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है। अगर मैं बुद्धि की दुकान खोल दूं और अक्ल का सौदा करूं तो कैसा रहेगा? आर्यन एक बुद्धि की दुकान खोलने का फैसला करता है। कुछ ही दिनों में आर्यन एक दुकान खोल लेता है जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखवाता है, अक्ल का सौदा। आइए आइए भाई, अक्ल ले लो। अक्ल जो छोटे बड़े सभी के काम आएगी। आइए, नई बाजार में नई दुकान। अरे राजू, देखो देखो, अक्ल का सौदा हो रहा है। अरे वाह रे आर्यन, बुद्धू बनाने का क्या नया धंधा खोल लिया। पिताजी को मरे साल भी नहीं हुआ और तुमने अपना नाटक शुरू कर दिया। भला अक्ल भी बेचने की चीज है, और कौन लेगा तुम्हारी अक्ल? क्यों राजू? अरे हाँ भैया, ये तो अक्ल का सौदा कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इसकी खुद की अक्ल ही कहीं खो गई है। आर्यन को अक्ल का सौदा करते देख लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। आर्यन बेचारा कुछ नहीं बोलता। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद उसने ये कदम उठाकर कोई गलती कर दी है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। कोई भी काम शुरुआत में थोड़ी समस्या खड़ी करता ही है। मैं कुछ दिन और देखता हूँ, अगर ग्रोथ मिली तो ठीक, नहीं तो आगे देखा जाएगा। इतना कहकर आर्यन फिर से आवाजें लगाने लगता है। आओ भाई, अक्ल का सौदा करो। अपने धंधे में कहाँ नुकसान हो रहा है पता करो। कम पैसों में अपना जीवन सुधारो। आओ भाई आओ,
बुद्धि की दुकान आपके लिए ही बनी है। आर्यन को लोग कितना भी भला बुरा कहें, लेकिन वो अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग बाजार में इकट्ठा होकर बातें बनाने लगे। अरे भाई, तुम्हें पता भी है, आर्यन ने एक दुकान खोली है जिसके बोर्ड पर साफ साफ लिखा है अक्ल का सौदा। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा वो क्या दिमाग देने वाला है जो हमारे पास नहीं है? मुझे लगता है ये पैसा कमाने का एक ढोंग है और हम जैसे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन आर्यन की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, और वो भी सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के मकसद से। आर्यन काफी परेशान होता है, लेकिन उम्मीद की एक चिंगारी उसके दिल में हमेशा जल रही थी। उसी गांव में एक बहुत ही कंजूस और मक्खी चूस पंडित रहता था, जिसका नाम था चंद्रकांत। वो अपनी नासमझ पत्नी सरला के साथ रहता था। पंडित पैसों वाला तो था, लेकिन एक नंबर का कंजूस था। अजी, क्यों ना आप दान दक्षिणा मांगना छोड़कर बुद्धि की खेती करते हैं? दान दक्षिणा में क्या रखा है? देख नहीं रहे, आए दिन लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं, और अगर हम लोग अकल की खेती करेंगे तो लोग हमारे पास अकल खरीदने आएंगे, क्योंकि हम पंडित हैं, और इसी का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और ढेर सारे पैसे ऐंठेंगे। अरे चुप करो भाग्यवान, भला कौन अक्ल खरीदेगा? क्या लोग इतने बेवकूफ हैं जो हमारा राय विचार लेने आएंगे? आइंदा मुझसे ऐसी बेकार की बातें की तो देख लेना, बहुत बुरा होगा। मैं चलता हूँ दक्षिणा मांगने, तब तक तुम घर संभालो। आई बड़ी अक्ल की खेती करने वाली। इतना कहकर पंडित जी दक्षिणा मांगने चले जाते हैं। तभी सरला को कुछ याद आता है। हाय राम, घर में सब्जी तो कल रात से ही खत्म है। अगर समय पर खाना नहीं बनाया तो पंडित जी फिर से डांट लगाएंगे। एक काम करती हूँ, जब तक पंडित जी बाहर गए हैं तब तक मैं बाजार से कुछ सब्जी खरीद लाती हूँ। सरला बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार के रास्ते में ही आर्यन की दुकान थी। सरला जब बोर्ड पर नजर डालती है तो दंग रह जाती है। अरे बाप रे, अक्ल की दुकान! अभी मैं पंडित जी से अक्ल की खेती करने को बोल ही रही थी और यहाँ तो सौदा होना शुरू भी हो गया। मैंने उनसे कहा था कि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, कुछ रुपए की अक्ल खरीद लेती हूँ और पंडित जी को दिखाऊंगी। शायद उन्हें पसंद आ गई तो अक्ल की खेती भी जल्द शुरू कर देंगे। अरे भैया, अक्ल कितने रुपए किलो है? देखो काकी, मैं अक्ल तौलकर नहीं बेचता, लेकिन हाँ, अगर आप जितने का कहेंगी उतने का अक्ल दे सकता हूँ। आप बस ये बताइए कि आपको कितने पैसों का चाहिए। ठीक है भैया, आप एक काम करो, 10 रुपए की अक्ल दे दो। जब कम पड़ेगा तो और ले जाऊंगी। नैरेटर आर्यन एक नई ग्राहक को देखकर काफी खुश था। वो एक कागज पर कुछ लिखता है और उस पंडित की पत्नी को दे देता है। सरला जल्दी से बाजार जाती है और कुछ सब्जी खरीद लेती है। इससे पहले कि पंडित जी घर पहुंचते, वो भागते हुए घर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में पंडित चंद्रकांत पधारते हैं। अरे पंडित जी आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। ये देखो, मैं एक दुकान से अक्ल खरीद कर लाई हूँ। इसको देखो और बताओ कि कैसा है। मैंने आपको अक्ल की खेती करने को बोली ही थी, और देखो लोगों ने उसे बेचना भी शुरू कर दिया। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। नरेटर अपनी पत्नी की बात सुनकर अचंभित रह जाता है कि भला अक्ल भी कोई खरीदने वाली चीज है। लेकिन फिर जैसे ही वो कागज के पन्ने पर नजर डालता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उस पर लिखा था, पंडित चंद्रकांत गुस्से में चिल्लाते हुए,
जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि वहां से हट जाना चाहिए। अरे भाग्यवान, ये बात कौन नहीं जानता कि झगड़ा खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। लेकिन तुम मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। फालतू में तुमने मेरे 10 रुपए बर्बाद कर दिए। पंडित बहुत ही गुस्से में होता है और उसी क्षण वो कागज के टुकड़े को उठाकर बाजार की ओर भागता है। अरे ओ अक्ल के सौदागर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बेवकूफ बनाने की। ये पकड़ अपना कागज का टुकड़ा और लौटा मेरे 10 रुपए, वरना मैं अभी बवाल मचा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी को ठगा है। भला कौन नहीं जानता कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। और ये मामूली सी बात सिखाने के तुमने पैसे हैंके हैं। अरे पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला 10 रुपए के लिए कोई ऐसा करता है क्या? और मैंने कोई गलत ज्ञान थोड़ी ना दिया है। जैसा पैसा वैसा ही ज्ञान दिया है। मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दे। ठीक है पंडित जी, अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आज से आपको ये वादा करना होगा कि जो ज्ञान मैंने आपकी पत्नी को 10 रुपए में दिया है वो इसे अब से नहीं मानेगी। यानी आज के बाद अगर कहीं दो लोगों में झगड़ा हो रहा होगा तो वो वहां से नहीं हटेगी, बल्कि वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि अब ये अकल मेरी है, आपकी नहीं। आपको ये बात एक पेपर पर लिख कर देनी होगी। बोलिए, मंजूर है? धीरे धीरे वहां गांव के लोग जुटने लगते हैं और आर्यन की बात सुनकर सभी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे हाँ पंडित जी, आर्यन ठीक तो कह रहा है, उसने ही ये अक्ल दी है। अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आपकी पत्नी को झगड़ा ना देखने का कोई हक नहीं। हाँ, वरना ये तो आर्यन के साथ नाइंसाफी होगी। आप पैसे भी लेंगे और उसकी दी हुई बुद्धि भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अब आप फैसला कीजिए, आपको पैसा चाहिए या बुद्धि? सभी गांव के लोग आर्यन का साथ देने लगते हैं और कंजूस पंडित को मजबूरन फैसला लेना पड़ता है। देखो गांव वालों, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं। इस गांव में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरा पैसा बचा सके। ठीक है आर्यन, मैं लिखकर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, ये वादा करता हूं कि मेरी पत्नी कभी दो लोगों को झगड़ते हुए देखेगी तो वहां से नहीं हटेगी। चलो अब लाओ मेरे 10 रुपए, बड़े आए ज्ञान देने वाले। ये लीजिए आपके पैसे, लेकिन सुन लो गांव वालों, पंडित जी ने आप सभी के सामने वादा किया है। अगर ये वादे से मुकरे तो आपको मेरा साथ देना होगा। सारे लोग आर्यन की बात पर हामी भरते हैं। पंडित जी पैसे लेकर बुदबुदाते हुए घर की ओर चल देते हैं। अगर आर्यन मेरे पैसे ना देता तो आज मैं भी उसे अपना असली रूप दिखा ही देता। भला मेरा पैसा कोई कैसे रख सकता है? ऐसे ही मेरा नाम मक्खी चूस पंडित नहीं पड़ा। पंडित 10 रुपए लेकर घर पहुंच जाता है और सीधे सरला के सामने खड़ा हो जाता है। अरे ओ सरला, सुन, देख मैं अपने पैसे वापस ले आया हूँ। और हाँ, आज से तो बाजार अकेले नहीं जाएगी। तुम मूर्ख तो है ही, और इसी मूर्खता के कारण मेरे पैसे पानी की तरह बहा देती है। इसलिए आज से तू घर में ही रहेगी। और सुन, अगर मान लो कभी घर से बाहर निकलना भी पड़ा तो मेरी एक बात गांठ बांध ले। कभी दो व्यक्तियों में झगड़ा होते देखे तो वहां से भागना मत, चुपचाप वहीं खड़ी रहना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। समय बीत जाता है। एक दिन बाजार में एक ठेले वाले के पास एक ग्राहक आता है। अरे भैया, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, और हाँ, थोड़ा सस्ता दाम लगाना। तभी वहां एक और ग्राहक आ जाता है और ठेले वाले से बहस करने लगता है।
अरे ओ ठेले वाले, पहले मुझे 1 किलो टमाटर दे, क्योंकि मेरे बाजू में जो ये खड़ा है, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। जल्दी कर। अरे किसको सुना रहा है रे? दिखाई नहीं देता? पहले मैंने ऑर्डर दिया है तो पहले मुझे ही मिलेगा। अरे भाई लोग, आपस में झगड़ा मत करो। मेरे पास आखिरी 1 किलो ही टमाटर बचा है। अब आप ही बताओ मैं किसको दूं? जे ले 50 रुपये और पहले मुझे दे, क्योंकि मैंने पहले पैसा दिया है। पैसा देने से क्या होगा? तुमसे पहले मैं आया हूं और टमाटर मैं ही लूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। आज पुरानी दुश्मनी निकाल ही लेता हूं। दोनों लोग ठेले के पास बुरी तरह लड़ने लगते हैं। ठेले वाला डर के मारे ठेला छोड़कर भाग जाता है। तभी वहाँ पंडित की पत्नी सरला आ जाती है। उसे पंडित ने मना किया था कि झगड़ा होते नहीं छोड़ना है। सरला ने सोचा पंडित जी ने कहा था कि रुकना है, और वो वहाँ खड़े होकर मजे से झगड़े का आनंद लेने लगती है। ग्राहक 1 सरला को देखकर, अरे ओ पंडिताइन, आप इस झगड़े की गवाह हैं। देखिए कैसे ये बीच में आकर मुझसे बहस कर रहा था, और देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरह मारा है। अब जब मैं मुखिया जी से शिकायत करूंगा तो आपको मेरा साथ देना होगा, वरना आपको पता है मैं क्या करूंगा। नहीं पंडिताइन, आपको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि गलती इसकी है। मैं पहले आया था, आपको मेरा साथ देना ही होगा। समझ लीजिए, ये मेरा हुक्म है। ये मामला अब गांव के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह के पास चला जाता है। मुखिया पंडित के घर 2 सिपाहियों को भेजते हैं। सुनिए पंडित जी, आपकी पत्नी ने बाजार में झगड़ा होते देखा है, और अब वो इस झगड़े की मुख्य गवाह बन चुकी हैं। इसलिए मुखिया जी का आदेश है कि पंचायत भवन में कल सुबह 9 बजे हाजिर होना है। समय से पहुंच जाइएगा, वरना मुखिया जी बहुत गुस्सा होंगे। पंचायत का नाम सुनते ही पंडित के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो कांपने लगता है। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। आखिर में थक हार कर उसे फिर से आर्यन की याद आती है। दोनों पति पत्नी भागते हुए आर्यन की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे आर्यन बेटा, हमें बचा लो, बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरी पत्नी गवाह बन गई है। अगर इसने किसी एक के खिलाफ बोला तो दूसरा पक्ष मेरा घर जला देगा। कोई रास्ता बताओ। ठीक है पंडित जी, मैं इसका उपाय बता तो दूंगा, लेकिन हाँ, इसके बदले पूरे 100 रुपए लूंगा। ठीक है आर्यन, मुझे ये सौदा मंजूर है। बस तुम मेरी पत्नी को इस जाल से बचा लो। ये लो अपने 100 रुपए, और अब जल्दी से कोई अचूक उपाय बताओ। सुनिए पंडित जी, उपाय बहुत सरल है। कल जब पंचायत बैठेगी और मुखिया जी आपकी पत्नी से सवाल करेंगे, तो सरला खाकी को बस एक काम करना है, उन्हें पागलों जैसा व्यवहार करना है। मुखिया जी कुछ भी पूछें, उन्हें बस अनाप शनाप जवाब देना है। ऐसा नाटक करना है जैसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। फिर मुखिया जी उन्हें पागल समझकर छोड़ देंगे और आपकी जान बच जाएगी। ठीक है आर्यन बेटा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने बताया है। देख लेना, मैं ऐसा नाटक करूंगी कि किसी को शक भी नहीं होगा। अगली सुबह होते ही पंचायत बैठती है। पूरे गांव की भीड़ जमा है। मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह अपने ऊंचे आसन पर बैठे हैं। सरला को गवाह के तौर पर सामने बुलाया जाता है। देखिए पंडित की पत्नी, मैं आपको यहाँ बुलाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं इस गांव का मुखिया हूँ और न्याय करना मेरा धर्म है। इसलिए आप साफ साफ बताइए कि उस दिन बाजार में आपने क्या देखा। इन दोनों में से किसकी गलती थी? मुखिया जी, ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? अगर आपको पता नहीं कि किसकी गलती थी, तो आप इन दोनों में एक बार और झगड़ा करा दीजिए, फिर आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे गवाही मांग रहा हूँ। अरे मुखिया जी, मुझे तो लगता है कि उस दिन इन दोनों की गलती थी ही नहीं। वो तो उस लाल टमाटर की गलती थी। बेचारा वहीं ठेले पर पड़ा रहा और किसी ने उसे खरीदा ही नहीं। टमाटर धोखेबाज है।
सब टमाटर का खेल है। हे भगवान, ये औरत तो पूरी तरह पागल लग रही है। ये क्या गवाही देगी? चलो, अच्छा हुआ कि इसने किसी एक का नाम नहीं लिया, वरना खामखा मुझे किसी को सजा देनी पड़ती। पंडित जी, अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाइए, इनका दिमाग ठिकाने नहीं है। मुखिया सरला को छोड़ देते हैं। सरला खुशी खुशी घर आती है और पंडित जी से अपनी जीत का बखान करती है। देखा जी, मैंने कैसे उस झगड़े का आनंद भी लिया और बिना किसी झंझट के बच भी गई। आर्यन का आइडिया काम कर गया। अरे हाँ भाग्यवान, तुम बच तो गईं, लेकिन मुझे अब एक नई चिंता खाए जा रही है। अगर किसी दिन मुखिया जी को ये मालूम पड़ गया कि तुम पागल नहीं की बल्कि नाटक कर रही थी, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोलने के जुर्म में वे हमें कड़ी सजा देंगे। अरे हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, फिर से उसी अक्ल के सौदागर के पास चलते हैं। वही इस मुसीबत का स्थायी समाधान निकालेगा। दोनों फिर से आर्यन की दुकान पर पहुंचते हैं। आर्यन उन्हें देखते ही मुस्कुरा देता है। आर्यन बेटा, मुखिया जी को शक न हो जाए, इसके लिए कोई पक्का रास्ता बताओ, हम बहुत डरे हुए हैं। देखिए पंडित जी, मेरा धंधा अभी नया है और तरीका बहुत कारगर है, इसलिए इस बार मैं पूरे 200 रुपए लूंगा और यकीन मानिए इस मुश्किल से आपको हमेशा के लिए निकाल दूंगा। बताइए, सौदा मंजूर है? 200 रुपए? हाय राम, आज तुम्हारी वजह से मेरा बटुआ खाली हो रहा है सरला। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे एक पैसा भी मांग ले, पर आज अपनी साख बचाने के लिए मुझे ये लुटाना पड़ रहा है। ये लो 200 रुपए। अब जल्दी बताओ क्या करें? सुनिए जजमान, किसी दिन अच्छा मौका देखकर मुखिया जी को खुद ही सारी सच्चाई बता देना। उन्हें कहना कि झगड़े की डर से आपने ये रास्ता अपनाया था। सच बोलने से उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप इस डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आर्यन की सलाह मानकर पंडित जी एक दिन हिम्मत जुटाकर मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह के दरबार में पहुंचते हैं। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हाथ जोड़कर क्षमा करें, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। असल में उस दिन पंचायत में मेरी पत्नी पागल नहीं थी, उसने बस पागलों का नाटक किया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने किसी एक के पक्ष में गवाही दी तो दूसरा पक्ष हमारा दुश्मन बन जाएगा। क्या नाटक? लेकिन पंडित जी, इतना बड़ा और सटीक विचार आपकी पत्नी के दिमाग में आया कैसे? सच सच बताइए। हुजूर, ये विचार हमारे गांव के उसी लड़के आर्यन का था जिसने बाजार में बुद्धि की दुकान खोल रखी है। उसने ही हमसे 100 रुपए लेकर ये युक्ति बताई थी। पंडित की बात सुनकर मुखिया जी नाराज होने के बजाय सोच में पड़ जाते हैं। वे आर्यन की इस अद्भुत चतुराई से बेहद प्रभावित होते हैं। सिपाही, अभी इसी वक्त जाओ और उस बुद्धि के सौदागर आर्यन को ससम्मान मेरे पास लेकर आओ। मैं भी तो देखूं कि वो लड़का कैसा है जिसकी सलाह के आगे मेरी पंचायत भी चकरा गई। थोड़ी देर में आर्यन मुखिया जी के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है। तो तुम ही आर्यन हो। पंडित जी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। सच कहूं तो तुम्हारी चतुराई देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आर्यन, क्या तुम मुझे भी कोई ऐसी अक्ल दे सकते हो जो मेरे काम आए? मैं भी तुमसे बुद्धि खरीदना चाहता हूँ। हुजूर, मैं तो एक अदना सा दुकानदार हूँ, लेकिन हाँ, अक्ल जरूर मिलेगी। मगर याद रहे, जैसा ग्राहक और जैसी बुद्धि वैसा ही उसका मोल होगा। मुखिया जी,
आपके लिए मेरी बुद्धि की कीमत 10,000 रुपए होगी। 10,000 रुपए? एक सलाह के लिए इतने पैसे? ठीक है, अगर तुम्हारी सलाह वाकई कीमती है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। ये लो 10,000 रुपए। अब बताओ, क्या अकल दोगे मुझे? नैरेटा। आर्यन पैसे लेकर एक साफ कागज उठाता है। वो बहुत सोच विचार कर उस पर कुछ शब्द लिखता है और धीरे से मुखिया की तरफ बढ़ा देता है। मुखिया कागज पढ़ते हैं, जिस पर लिखा था, कोई भी काम करने से पहले और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। बस इतनी सी बात? इसके लिए मैंने 10,000 रुपए दे दिए? ये तो बहुत ही साधारण सी बात है आर्यन। मुखिया जी, बात साधारण लग सकती है, लेकिन जिस दिन आप इसे आजमाएंगे उस दिन आपको इसका असली मूल्य समझ आएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इस कागज को अपने शयन कक्ष की दीवार पर चिपका दें, जहां आपकी नजर इस पर हर वक्त पड़ती रहे। मुखिया आर्यन की बात मान लेते हैं और वो पर्चा दीवार पर लगा देते हैं। समय गुजरता है। एक दिन अचानक मुखिया जी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। यही वो मौका था जिसका रतन और विजय को इंतजार था। विजय, आज मुखिया जी बहुत कमजोर हैं। ये सही वक्त है। मैंने दवा में कालकूट जहर मिला दिया है। जाओ और उन्हें ये पिला दो। इसके बाद सब कुछ हमारा होगा। ठीक है रतन, मैं जा रहा हूँ। आज का सूरज मुखिया जी के लिए आखिरी होगा। रात का सन्नाटा है। मुखिया जी बिस्तर पर लेटे कराह रहे हैं। तभी विजय कांपते हाथों से जहर मिली दवा का प्याला लेकर कमरे में दाखिल होता है। उसके पीछे रतन भी दबे पांव खड़ा है। मुखिया जी, आपकी दवा का समय हो गया है। हकीम साहब ने कहा है कि ये दवा पीते ही आपको हमेशा के लिए चैन मिल जाएगा। लीजिए, इसे पी लीजिए। ठीक है विजय, लाओ दवा दे दो। शरीर में बहुत दर्द है। शायद अब मेरा अंत निकट है। मुखिया जैसे ही दवा का प्याला अपने होठों से लगाने वाले होते हैं, अचानक उनकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ती है, जहां आर्यन का दिया हुआ वो कागज का टुकड़ा चिपका था। उस पर लिखे शब्द मानो मुखिया की आंखों में चमकने लगते हैं। आर्यन की आवाज गूंजती हुई, कोई भी काम करने से पहले और कोई भी कदम उठाने से पहले उसके परिणाम की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। मुखिया के हाथ अचानक रुक जाते हैं। वे प्याले को अपने चेहरे के पास लाकर रुक जाते हैं। उनके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। रुको विजय, जरा इधर आओ। इस दवा का रंग आज कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है? और इसकी महक भी बहुत तेज है। क्या हकीम जी ने आज कोई नई जड़ी बूटी मिलाई है? मुखिया की बात सुनकर विजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं। रतन पीछे से भागने की कोशिश करता है। रुको, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। विजय, अगर ये दवा सेहत के लिए अच्छी है तो पहले तुम इसकी एक घूंट पीकर दिखाओ। नहीं हुजूर, मैं भला आपकी दवा कैसे पी सकता हूँ? ये तो आपके लिए है। पी इसे, वरना मैं अभी सिपाहियों को बुलाकर तेरा गला कटवा दूंगा। बोल, क्या मिलाया है इसमें? हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब रतन का आइडिया था। उसने ही दवा में कालकूट जहर मिलाया है ताकि आपकी मृत्यु के बाद हम सब कुछ हड़प सके। हमें माफ कर दीजिए हुजूर। मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे उस कागज के टुकड़े को देखते हैं और मन ही मन आर्यन को नमन करते हैं। अगले दिन दरबार सजता है।
रतन और विजय को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और पूरे सम्मान के साथ आर्यन को दरबार में बुलाया जाता है। मुखिया, आज मैं जिस आर्यन को पागल समझ रहा था, उसकी मात्र एक पंक्ति ने आज मेरी जान बचा ली। आज मुझे समझ आया कि दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं है। आर्यन, आज से तुम इस रियासत के राज सलाहकार हो और तुम्हारी गरीबी दूर करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया जी, ये तो बस पिताजी का आशीर्वाद और शिक्षा है। अकल तो सबके पास होती है, बस सही समय पर उसका इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी कला है। नरेटर, आर्यन की बुद्धि की दुकान अब एक बड़ा संस्थान बन चुकी थी। गांव का हर व्यक्ति अब कोई भी काम करने से पहले आर्यन की सलाह लेने आता था। आर्यन ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव को विवेक का मार्ग दिखाया। सीख, दोस्तों, बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। बिना सोचे समझे उठाया गया एक छोटा सा कदम विनाश ला सकता है। इसलिए हमेशा परिणाम का विचार करके ही आगे बढ़ें।